नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बस्तर के बदलने पर। जी हां, बस्तर बदलने वाला है। नक्सलवाद की रुखसती के साथ बदलेगा बस्तर और ये बस्तर अब वो बस्तर नहीं रहेगा जिसके लिए उसे जाना जाता था। अब ये बस्तर देश के विकसित संभागों में शामिल होगा, ये कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि इस साल 5वीं बार बस्तर दौरे पर पहुंचे हैं और बस्तर उनके खास फोकस में है। तो क्या शाह बदल पाएंगे बस्तर को? सामने चुनौतियां क्या है और बार बार बस्तर पर उनके दौरे को लेकर क्या राजनीतिक और सियासी समीकरण हैं, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए अनिल द्विवेदी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता शिव नारायण पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उसके पहले अमित शाह ने क्या क्या दावे किए हैं बस्तर को लेकर वो आपको सुनाते हैं, फिर तीनों मेहमानों की एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे। तो सुनते हैं अमित शाह को। समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं कि मैं खुद नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। और मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं। और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रतिभाओं को पहचान कर आने वाले कॉमनवेल्थ भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। गत साल 1,65,000 खिलाड़ी खिले थे, इस बार 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी तब हम आतंकवाद मुक्त बस्तर में 26 का ओलंपिक करेंगे। तो सुना आपने, बस्तर को बदलने की राह में आगे बढ़ चुकी है सरकार और एक बड़ा सहयोग और पीछे से मार्गदर्शन मिल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। पर क्या ये इतना आसान भी है? वो बस्तर जो कि अबुझमाड़ के रूप में पहचाना जाता था, एक अबुझ पहेली जिसे माना जाता था, जहाँ के आदिवासियों की जो फोटो आती थी उससे लगता था कि ये यहाँ विकास कैसे और कब पहुँचेगा, लेकिन अब
उसे बदलने की राह में एक बड़ा संकल्प सुनाई देता है केंद्रीय गृह मंत्री का। और गृह मंत्री को इसलिए भी जाना जाता है कि उनका संकल्प वो खुद पूरी जियो जान से पूरा करते हैं। ऐसे में बदलेंगे बस्तर की राह में क्या चुनौतियां हैं, एक एक करके जान लेते हैं। हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया के दौर में हम सुनना चाहते हैं पहले अनिल जी को, क्योंकि वो बस्तर को भी करीब से जानते रहे हैं, अमित शाह की कार्यशैली को भी देखते रहे हैं और सरकार ने जो दावे किए हैं उसको भी वो करीब से जानते हैं। अनिल जी, बदलेंगे बस्तर कहना आसान पर करना मुश्किल, क्या ये जो बात कही अभी शाह साहब ने वो हो पाएगा या इंतज़ार और करना पड़ेगा, चुनौतियाँ कठिन हैं? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये दौरा हुआ है, अभी 2 दिन तक वो बस्तर के दौरे पर थे और निश्चित तौर पर अभी तक के इतिहास में हमने कितने केंद्रीय गृह मंत्री देखे हैं, उसमें अमित शाह जी के को हम एक ऐसे मंत्री के तौर पर देखते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। और इसका उदाहरण हमने केंद्र में भी देखा कि बड़े से बड़े कानून, बड़े से बड़े नियम लाए गए और वो उसे जो है मुद्दों को सॉल्व किया गया। तो उसमें कहीं ना कहीं अमित शाह का भी योगदान है। केंद्र सरकार में तो नंबर 2 के मंत्री हैं जो बहुत पावरफुल मंत्री हैं। इसलिए अमित शाह जी ने जब ये फैसला किया कि हम मार्च 26 तक बस्तर को नक्सल मुक्त कर देंगे, तो ये देश की स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा बयान था किसी मंत्री का जो इतना आत्मविश्वास के साथ सामने आया था। वरना समस्या तो डकैतों की भी रही, समस्या तो आतंकवाद की भी रही। किसी केंद्रीय गृह मंत्री ने नहीं कहा कि हम इतने, एक डेडलाइन कभी उन्होंने तय नहीं की। लेकिन अमित शाह जी ने एक साहस दिखाया। उस साहस को यहाँ की जनता ने, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के सुरक्षा बलों ने, उन्होंने उसे उस पूरा करने के अंजाम तक पहुंचे हैं। 500 से ज्यादा नक्सली मार गिराए गए हैं, 2500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और बस्तर जिस लाल आतंक को दंश सालों से झेल रहा था, भुगत रहा था, वो चाह रहा था कि ऐसी स्थिति बने। लेकिन ये करेगा कौन, ये संकल्प शक्ति लेगा कौन, और ये बहादुर जो स्थिति इसको दिखाएगा कौन, ये सब कुछ मिला करके ये तय हुआ है कि बस्तर अब डेवलपमेंट के रास्ते पर है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा। इसलिए यदि उन्होंने यह संकल्प लिया है कि हम अगले साल तक बस्तर संभाग को पूरे देश का सबसे विकसित संभाग बनाएंगे, तो जरूर उनका कोई विजन होगा। मुझे याद है कि बस्तर एक बहुत बड़े औद्योगिक क्रांति से चूक गया था, जिसे हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। पांडे साहब सहमत होंगे मेरी बात से। दोनों सरकारों में, मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता मोहन जी, लेकिन आप भी जानेंगे और शिवनारायण पांडे जी भी कहेंगे कि कुछ तो खामियां रही होंगी हमारी सरकारों में, जिसके चलते टाटा स्टील जैसा देश का इतना बड़ा उद्योग बस्तर में आ नहीं पाया। सोचिए, अगर वो स्टील उद्योग आता, कितने लोगों को रोजगार मिलता, कितने लोग वहां पर डेवलपमेंट होता, कितना अर्थ का लाभ होता, लेकिन नहीं आया। तो जब ये अवसर हम चूक गए हैं, तब ऐसे समय में अमित शाह जी का ये बयान ये उम्मीद दर्शाता है कि आने वाले समय वाकई में बस्तर के आदिवासियों को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। हालांकि 15 साल की रमन सरकार और बाकी सरकारों ने बस्तर में कोई कोताही नहीं बरती, जितना डेवलपमेंट होना था किया है। आज आप अबुझमाड़ के आदिवासियों को देखिए, वो सेलफोन यूज कर रहे हैं, वो इंटरनेट चला रहे हैं। नहीं तो कभी आप कल्पना कर सकते कि जो अभी अबुझमाड़ के आदिवासी एक तरह से नंगे रहते हो, भूखे रहते हो, वो इस तरह से करेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट का मॉडल था, उस मॉडल का लाभ वहां तक पहुंचा है। और यदि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह नया आत्मविश्वास जताया है, हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार को दृढ़ता के साथ उनके साथ आना चाहिए। और जो उन्होंने ये सपना देखा है, हम सब मिलकर के बस्तर के आदिवासियों के इस सपने को पूरा करेंगे। चलिए, तो इस सपने को पूरा करने के लिए सबका सामूहिक प्रयास जरूरी है। कांग्रेस क्या देखती है, कांग्रेस का नजरिया क्या है, वो भी सुन लेते हैं। पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं सुरेंद्र शर्मा जी की। सुरेंद्र जी, ये तो दावे हम सुन चुके थे पहले भी कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब एक नया टास्क आ गया है। शाह साहब का ये कहना है कि भाई ये इस संभाग को देश का नंबर 1 आदिवासी संभाग बनाएंगे, यानी देश में जितने भी आदिवासी संभाग हैं उसमें नंबर 1 बस्तर रहेगा। इस दावे में अब कितना दम नजर आता है? नक्सलवाद तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन बाकी काम करना कठिन है। ये कितने जल्दी हो जाएगा? ये हो पाएगा क्या अगले दौरे से पहले? मोहन भाई, दरअसल में देखिए, नक्सलवाद तो लगभग समाप्ति की ओर है और ये एक अच्छी बात है। इसका हम स्वागत करते हैं। ये एक अच्छी पहल है और जिसके परिणाम स्वरूप
बस्तर में शांति स्थापित हो रही है। अब विकसित का क्या अर्थ है? विकसित का तात्पर्य कई ठो है। अगर आप बस्तर में उद्योगों के भंडार लगाना चाहते हैं, वहां के खनिज को खोद करके वहां के जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उन पर अगर किसी तरह का आघात पहुंचता है, ये अच्छी बात नहीं। बस्तर में आप जो है वनोपज पर आधारित उद्योग लगा सकते हैं, लोगों के शिक्षण व्यवस्था को दूर दराज इलाकों में पहुंचा करके उनको शिक्षित कर सकते हैं, सड़कों का जाल बिछा सकते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा को ठीक कर सकते हैं। ये सब करना चाहिए। वहां पर आंवला है, महुआ है, तेंदुपत्ता है, गोंद है और इतने तरह के वनोपज वहां उत्पादित होते हैं कि उनको ही अगर उद्योग के रूप में स्थापित किया जाए, उसकी ट्रेनिंग दी जाए और उसका एक्सपोर्ट किया जाए, तो बस्तर निश्चित रूप से बहुत जल्दी और कम समय में एक विकसित संभाग बन सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बस्तर में ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं और किसी भी तरह से प्रतिभा में किसी से कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बस्तर शांतिपूर्ण राज्य बने, शांतिपूर्ण संभाग बने और विकसित संभाग बने और वहां के लोगों को भी उच्च स्तर के जीवन जीने का अधिकार मिले, ये तो कांग्रेस भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। किंतु अगर तमाम खनिजों को खोद करके, जंगलों को काट करके बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई जाएंगी और तरह तरह के पब खोले जाएंगे, मॉल बनाए जाएंगे, अगर इसको विकास माना जाएगा तो हम इसको विकास नहीं मानते। ठीक है, चलिए, तो ये कांग्रेस की एक लाइन रही और ये अंदेशा सबको है। शिव नारायण पांडे जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पांडे जी, आप बस्तर के ही हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोगों को भली भांति समझते हैं। उन आदिवासियों के मन में भी ये होगा कि भाई चलिए नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं उनके तले कहीं वो उम्मीदें ना कुचल जाए जो कि एक आदिवासी के मन में होती है। कोई भय तो नहीं है? औद्योगिकीकरण का भय बताया जा रहा है, कांग्रेस इसको लेकर आशंका जता रही है। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि अभी दशहरा बीता है और दशहरा में जो मुरिया दरबार होता है वो संकल्प का दरबार होता है। वहाँ जनता होती है, शासक होते हैं और ये तय होता है कि बस्तर में अगले आने वाले वर्षों में क्या होगा। उसमें माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे। पहली बार कोई राष्ट्रीय नेतृत्व और गृह मंत्री जैसा और बस्तर में आया और मुरिया दरबार में शामिल हुआ, जिसमें जनता को संबोधित भी किया। और ये जो संकल्प आज उन्होंने बस्तर ओलंपिक के उपलक्ष्य में कहे हैं, वो संकल्प उन्होंने दोहराया था कि कब हम बिजली की समस्या पूरी तरह से रिमोट एरियाज में दूर कर देंगे, पानी की समस्या जो है दूर कर देंगे, वहाँ पर सोसाइटी की व्यवस्था कर देंगे, वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग हर गांव में हम पहुँचा देंगे। इस प्रकार का संकल्प मुरिया दरबार में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, माझी मुखिया हैं, सारे लोगों के सामने कहा था। पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने उसको जो है सुनने के बाद और ये विश्वास प्रकट किया कि ऐसा गृहमंत्री बोल रहे हैं तो ऐसा होगा। पुनश्च इन्होंने फिर से और बस्तर ओलंपिक में एक जिसमें 3 लाख लोग एकत्र हुए हैं, वो लोग हैं जो नक्सल प्रभावित रहे हैं या आत्मसमर्पित नक्सली रहे हैं या दिव्यांग रहे हैं। पिछले वर्ष से इस बार दूनी संख्या में लोग आए। शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पॉजिटिव एक सुझाव दिया है, लेकिन मैं उनको स्मरण दिला दूं कि ये जो मॉडल है बड़े उद्योगों का, ये कांग्रेस ने रखा था। आपको एनएमडीसी का मालूम होगा, लौह अयस्क परियोजना, और वो परियोजना से लोहा वहां से बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बड़े बड़े ट्रेन लाइन उन्होंने विकसित की और ये लोहा जापान जाता था, मिट्टी के मोल जाता था। और आपको बता दूं कि उस बड़े उद्योग के कारण वहां पर जो है उत्खनन तो हुआ, लेकिन बहुत बड़ा एक प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जो क्षति हुई, एक प्रकार का वही मॉडल कांग्रेस आज भी दिखा रही है। जब छोटे छोटे उद्योगों की वहां पर जरूरत है, बड़े छोटे मझोले हर तरह के उद्योग की जरूरत है। नगर नार स्टील प्लांट आप देखते हैं
तो ये भारतीय जनता पार्टी के समय, जो चूंकि आयरन ओर होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के समय ये तय हुआ कि हम जो है एनएमडीसी का यहां पर ये कारखाना स्थापित करें। जैसा आप बता रहे थे, वाइबल नहीं था, लोगों ने विरोध किया, और मैं तो कहता हूं कि विरोध के बाद जो है जब उनका समाधान होने लगा तो वो भूमि ही पूरी वापस हो गई। खैर, जो भी स्थिति हो, तो बड़े उद्योग और मध्यम उद्योग और साथ में कुटीर उद्योग, इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सुझाव दिया कि जहां कुटीर उद्योग की जरूरत है, आप बताइए कि अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में वहां कोई कारखाने नहीं लगने वाले, वहां पर लघु उद्योग और मध्यम उद्योग ही काम आने वाले, कुटीर उद्योग ही काम आने वाले। वहां की जो भौगोलिक स्थिति, सरकार उन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रही है। वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, वहां के लोगों को जरूरत पूरी करनी है, वहां खाद्यान्न पहुंच जाए, वहां पर कम से कम जो है, आज भी स्थिति यह है कि खटिया पे लाद के जो है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। आज भी ये स्थिति है। देश की आज़ादी के जब हम इतने वर्ष 75 साल लगभग मना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आज भी लोग अपना राशन लेने के लिए कम से कम जो है दिन भर चलते हैं, तब जाके वो महीने भर का राशन ले आ पाते हैं। तो ऐसी अबूझमाड़ क्षेत्र जो था, अबूझ नाम ही इसीलिए दिया गया कि किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। कांग्रेस के राज के समय वहां कोटा परमिट था, कोटा परमिट लेना पड़ता था डीएम से। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा उस समय कलेक्टर हुआ करते थे, बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग के वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के जमाने में अध्यक्ष बने के, परमिट लागू कर दिया था। बिना परमिट के आप वहां जा नहीं सकते। और बिना परमिट, तो ये सारी स्थितियों के बीच से निकलते हुए आज गृह मंत्री हमको आश्वासन दे रहे हैं कि ये देश का प्रथम और विकसित आदिवासी राज्य बने। आदिवासी स्वरूप पर विशेष आग्रह है। आभा योजना हमने शुरू की है, मतलब अभी जनजातीय गौरव के रूप में वहां पर स्थापित, उनकी संस्कृति बचे, उनका विकास बचे। विकास का अर्थ यह होता है कि आदमी अपनी हैसियत से थोड़ा सा आगे बढ़े, जीवन की सरलता बढ़े, यह स्पष्ट परिभाषा। और विकास ऑलरेडी समाज में होता है। सरकार जो होती है उस विकास को गति देने के लिए योजनाएं और नियम बनाती है। तो ये अब हमको आश्वस्त होना चाहिए। गृह मंत्री ने और जिस दृढ़ निश्चय का परिचय उन्होंने दिया है देश में, उसी तरह से बस्तर को प्रथम जो है विकसित आदिवासी राज्य बनाने में योगदान देंगे। इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, संशय नहीं है, लेकिन चुनौतियां कई हैं, उसे पार पाना भी जरूरी है। सुरेंद्र जी, आपने जो बताया वो मॉडल ही एक अलग है, और विकास के लिए कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। विकास आता है तो आप अपने साथ अच्छाई भी लाता, हो सकता है कुछ बुराई हो, लेकिन उसकी संख्या या मात्रा बहुत कम होती है। मोहन भाई, दरअसल में देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे आप डिबेट करा रहे हैं। हमारे बलौदायार क्षेत्र में कई सीमेंट फैक्ट्री लगे, और उन जगहों पे लगे जहां खेती ऑलरेडी हुआ करती। जी जी। तो खेती तो अपने आप में उद्योग है। वो उत्पादन भी करता है, लोगों को रोजगार भी देता है, राष्ट्रीय उत्पादन करता है, और लोगों के पेट भरने के लिए अन्न उपजाता है। ऐसे जगह पे सीमेंट इंडस्ट्री लगा दिया गया, और लोगों की जमीनें ले ली गई, नौकरी मिली नहीं, उनके स्कूल में एडमिशन होता नहीं, वो अस्पताल खोलते नहीं, सड़कों को रौंद के अलग बर्बाद करते हैं। लोगों के बीच में भयंकर संतोष है। आज बस्तर में जो सफलता मिली है, ये जो है तलवार के धार पे चलने लायक बात है। मेरे से ज्यादा पांडे जी समझते हैं, क्योंकि आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने वन जन जंगल और जमीन, उसको प्राण से ज्यादा प्यार करते हैं। तो अगर अति उत्साह में आकर के उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो जैसे आज हमारा बलौदायार के किसान पछता रहे हैं और आक्रोशित हैं, ऐसी परिस्थिति बस्तर में निर्मित न हो, ये जिम्मेदारी इस सरकार की है। ठीक है। जहां नक्सलवाद को समाप्त करने का श्रेय इनको मिलता है, तो उनको इस बात पे सावधानी बरतनी पड़ेगी कि इनका श्रेय जो है वो श्रेय ही बना रहे। तो किसी किस्म की आशंका, किसी किस्म की तकलीफ, किसी किस्म की दुर्घटना बचने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता है।
ठीक है, तो जो पनपने के खाद पानी कारण के रूप में सामने आते हैं नक्सलवाद के, वो परिस्थितियां फिर से ना पैदा हो, ये सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, ये आशंका तो हमेशा रहेगी, क्योंकि जो प्रताड़ित होता है, शोषित होता है, वही हथियार उठा लेता है, वही नक्सली बन गया। अब हम जब उनको वापस ला रहे हैं, फिर परिस्थितियां वैसी ना बने, इसके लिए क्या कुछ खास बिंदु हैं जिसे ध्यान देने की ज़रूरत है? फिर इसका जवाब भी ले लेंगे पांडे जी से। देखिए मोहन जी, ये बात से हम सभी सहमत होंगे कि जब मार्च 2026 से अगर आप नक्सलियों को वहाँ से नक्सल निर्मूलन कर देते हैं बस्तर से, तो एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल की ज़रूरत होगी जो संपूर्ण आदिवासियों का और बस्तर का विकास करे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर 50-55 साल पहले यदि कुछ आदिवासियों ने बंदूकें उठाई या नक्सलियों के साथ गए, तो उसके पीछे तमाम तरह का अत्याचार था। उसमें प्रशासन का अत्याचार था, उसमें पुलिसिया अत्याचार था, उसमें ठेकेदारों की ज्यादती थी, उसमें जिससे आदिवासी ठगे गए या आदिवासियों ने अपने आप को छला महसूस किया, उनको न्याय नहीं मिल सका, कोर्ट से न्याय नहीं मिला और इसके चलते उन्होंने बंदूकें उठाई। ये स्थिति फिर से डेवलपमेंट ना हो, तो इस तरह का एक सरकारी प्रशासन का आपका मॉडल लाना होगा कि जिसमें हर व्यक्ति जिम्मेदार हो, जो हर व्यक्ति आदिवासियों को न्याय मिले, इस बात का सरकार को ध्यान रखना होगा। हालांकि ये बहुत गंभीर और बहुत दूरगामी परिणाम देने वाली नीतियां होंगी, इस पर सरकार को विचार करेगी इसमें। लेकिन जैसा कि आदरणीय शर्मा जी ने बात उठाई कि हमको पर्यावरण का ख्याल रखना होगा। बस्तर यदि पूरे विश्व में या पूरे देश में जाना पहचाना जाता है तो वो हरियाली के लिए, डेंस फॉरेस्ट एरियाज के लिए माना जाता है। वो बचे रहे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। यदि आज शर्मा जी चिंता कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं कि वहां की हरियाली बची रहनी चाहिए, वहां के पहाड़ बचे रहने चाहिए। और ये बचाए बगैर भी आजकल बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जो इसके चलते आप उन्हें बचा सकते हैं। मुझे याद है कि जब हम बस्तर के बहुत अंदरूनी इलाकों में जाते थे और वहां पर ब्लैकआउट नक्सली कर देते थे, बिजली नहीं होती थी, तो आदिवासी जो है वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली जला लेते थे। तो क्या इस तरह के और विकल्प लाए जा सकते हैं जिसमें पेड़ ना काटने पड़े, नदियों को ना खराब करना पड़े, पर्यावरण बचा रहे, पहाड़ ज्यादा न कटें? ये ठीक है कि थोड़ी बहुत कीमत तो पर्यावरण की भी चुकानी पड़ती है अगर आपको डेवलपमेंट मॉडल करना है। अगर 2-4 इंडस्ट्री लानी है तो निश्चित तौर पर कुछ पेड़ और ये कटेंगे, लेकिन वह 20 बनाम 80 का रेशियो होना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट मॉडल है इस पर हिसाब से काम, ऐसा ना हो कि 80% फॉरेस्ट और जंगल और ये सब काट दें आप और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न बचे। कहां से लाएंगे सांसें, कहां से लाएंगे ऑक्सीजन? इसकी चिंता करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर हमारे साइंटिस्ट, हमारे सरकारें हमारी इन सब चीजों पर विचार करेंगी, लेकिन ये एक तरफा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाजपा की सरकार से आप ये उम्मीद करें कि वो पर्यावरण को बचाए और जब कांग्रेस की सरकारें आए तो वो उससे मुंह फेर ले। ऐसा नहीं होगा। आप चाहते, अब उदाहरण रायगढ़ का मैं दे सकता हूं, जहां पर आपने भी देखा बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। क्या दोनों सरकारें इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या वहां की कैंसिल नहीं हो सकती थी? लेकिन दोनों ने एक दूसरे पे डाला और आज आप देखिए कि इतना बड़ा जो रायगढ़ का जो बहुत बड़ा इलाका है, आज वहां पे पेड़ कट चुके हैं। तो ये बराबर की चिंता सभी राजनीतिक दलों को दिखानी होगी और ईमानदारी के साथ अपनी उस नीति पर कायम रहना होगा। ठीक है, तो ये श्रेय लेने का समय तो है पांडे जी, लेकिन कई ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आप लोगों को देना है और इसका ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर अभी समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो सारे दावे हैं वो उतने कारगर नहीं साबित होंगे, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, अनिल द्विवेदी जी भी कह रहे हैं। आशंकाएं हैं और ये आशंका वाजिब भी है। जिस प्रकार का मॉडल अभी तक डेवलपमेंट का चला उद्योगों के नाम पर, उसमें शक होना स्वाभाविक भी है। लेकिन आपको मैं एक निवेदन कर दूं कि हमारे जो गृह मंत्री प्रदेश के हैं विजय शर्मा जी, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा और वो आम स्टेटमेंट है कि सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले पेशा को मजबूत करना। पिछली सरकार ने जो पेशा को अपंग रूप से लागू करने की कोशिश की वो प्रभावकारी नहीं थी। पेशा को वाजिब उसमें संशोधन करते हुए वो जो शेड्यूल एरिया है अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है, जिसमें जनता जो चाहेगी उस प्रकार का विकास, अगर कारखाने वो चाहती है तो कारखाने लगाने के लिए वो पूरी तरह से जो है स्वतंत्र होगी और वहां की जो काउंसिल है वो वहां के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि किस प्रकार का डेवलपमेंट उनको चाहिए, किस तरह का विकास चाहिए। ये थोपा हुआ विकास जो बस्तर में चलता रहा है अभी तक,
वो विकास का मॉडल पेशा कानून के ठीक ढंग से लागू करने के कारण समाप्त होगा। रिसोर्सेस हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और उस पर स्वाभाविक रूप से जो है जो धन पैदा करने वाले लोग हैं उनकी दृष्टि भी रहती है। लेकिन जब अधिकार आप उन आम आदिवासी के हाथ में देते हैं, वो राजनीतिक सत्ता के साथ साथ जो आर्थिक सत्ता है वो भी उनके हाथ में रहती है, निर्णय करने का अधिकार उनको जब आप देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो सारी विकास के मॉडल खड़े हुए, जिससे प्रदूषण आया, जिससे तमाम तरह की समस्याएं आई, उसका निदान हो सका। सरकार बहुत ही सावधानी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, और जो कमिटमेंट गृह मंत्री कर रहे हैं वो उसी ताकत के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि जनता धीरे धीरे साथ आ रही है। बस्तर ओलंपिक करने का मतलब है ये कि वहां के जो युवा शक्ति है वो जागृत हो, वो अपने अधिकारों को पहचाने, और अधिकारों के साथ साथ उसके अपने जो कर्तव्य है उससे जोड़ते हुए और विकास का एक मॉडल शुरू करने वाले हैं। और लगभग उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार है। आपको मालूम होगा कि नक्सली उन्मूलन के साथ नियत निर्नालार योजना का मतलब उस जितने भी कैंप्स हैं उससे सराउंडिंग्स में जितने भी गांव हैं, उन गांवों की तस्वीर तकदीर को बदलना, कम्युनिकेशन को सुदृढ़ करना, वहां के लोगों की माली हालत को सुधारना, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसको ठीक ढंग से उन तक पहुंचाना, वहां पर खेती बाड़ी की स्थिति को ठीक ढंग से विकसित करना, लोगों में कानून व्यवस्था और भारत सरकार के प्रति आस्था जागृत करना, ये सारी चीजें जो है शुरू की जा चुकी हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। आगे आने वाले दिनों में विकास का वो मॉडल शुरू होगा कि हम विश्वास करते हैं, बस्तर के लोग विश्वास करते हैं कि माओ का बस्तर नहीं होगा, माई का बस्तर होगा, दंतोश्वरी माई का बस्तर होगा, उसके संतानों का कल्याण होगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया टैगलाइन दे दी इन्होंने, माऊ का नहीं बल्कि माई का बस्तर होगा। शर्मा जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, ये तो बता रहे हैं कि भाई ये सब चीज से सजग हैं वो, अगर ऐसी चीजें होंगी तो उसे रोका भी जाएगा। नहीं मोहन भाई, मैं पांडे जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। गृह मंत्री जी का आश्वासन आपने बताया, मगर अभी हम ये देख रहे हैं छुई खदान में विरोध करने के वाले के ऊपर लाठी भांजी जा रही है, तमनार में विरोध करने वालों के ऊपर लाठी भांजी जा रही है। जनता के आकांक्षा के विपरीत जनता का दमन करने का काम ये सरकार कर रही है। तो आपसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रहे कि वादे सिर्फ वादे न रह जाए, ये घोषणा सिर्फ घोषणा न रह जाए। अगर इसको आप अमल रूप में ला सकें, ठीक है, हाँ, तो मैं बधाई देना चाहूंगा। ठीक है, चलिए बधाई मिल गई है, लेकिन इसको अमल में लाना जरूरी है। जल्दी 30 सेकंड है आपके पास। वादे नहीं साहब, वादे बेवफा होते हैं, ये संकल्प है, और गृह मंत्री का संकल्प है, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। ठीक है, चलिए अनिल जी संकल्प। बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा। मुझे याद है जब बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतरी थी तो उसने हम पत्रकारों से कुछ सुझाव मांगे थे कि वो जो कैसे बनाया जा सकता है घोषणा पत्र और आप क्या शामिल कर सकते हैं। मैं एक बात यहाँ से शिवनारायण पांडे जी को भी आग्रह करूंगा और शर्मा जी भी शायद उसका सपोर्ट करेंगे। बस्तर में न्याय एक बहुत बड़ी मांग रही है सालों से, और आप देखिए मोहन जी कि अबुझमाड़ से बिलासपुर पहुंचने में आदिवासी को कम से कम 700 किलोमीटर सफर करना पड़ता होगा। ठीक है, इतना हो जाता है, 500, 600 तो हो ही जाता है। मैं आग्रह करूंगा कि एक हाईकोर्ट की खंडपीठ बस्तर में लाई जाए, क्योंकि वहां के व्यापार आदिवासी को जाकर के न्याय मांगना बिलासपुर में बहुत लंबा पड़ता है, खर्चीला हो जाता है, समयानुकूल नहीं रह पाता है। तो बस एक खंडपीठ तो स्वाभाविक है, किसी भी सभी राज्यों में खंडपीठ हो गई है, तो क्या एक खंडपीठ हम बस्तर में स्थापित कर सकते हैं हाई कोर्ट की, जिससे वहां के आदिवासियों को वहीं पर रुक करके एक न्याय मिल सकता है। ये थोड़ा पहल इस सरकार को करना चाहिए, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यदि कोई सपना देख रहे हैं तो ये मांगे भी उस सपने में शामिल होनी चाहिए कि एक खंडपीठ हम बस्तर में ला करके दिखाएं। बिल्कुल बेहतर सुझाव है, और इस ओर ध्यान जरूर दिया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि विकास के केवल सड़कों को बिछाने से नहीं होता, अलग अलग लोगों की अलग अलग मांगे होती हैं, उन सबको पूरा करने की ज़रूरत है, जिसमें न्याय भी एक बड़ी मांग है। चर्चा के लिए आज समय इतना ही है। बदलेगा बस्तर तो हम देखेंगे, एक बार फिर से चर्चा के लिए आएंगे। चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ शिवनारायण पांडे जी थे, उनका धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।